इंडिया का एक ऐसा फ्रीडम फाइटर जिसके सिर्फ नाम सुनते ही पूरा का पूरा ब्रिटिश एम्पायर तक कांप उठता था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जहां एक तरफ साल 1947 में हमारा देश तो आजाद हो गया था, मगर उसके फ्रीडम मूवमेंट का एक बहुत जरूरी नाम गुमनामी के अंधेरे में खो चुका था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के इतिहास में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस डेथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि देश के जिस फ्रीडम फाइटर ने जापान से लेकर अफगानिस्तान और यहाँ तक कि अडोल्फ हिटलर तक से हाथ मिलाए थे, वो क्या आखिरकार एक प्लेन क्रैश में मर चुका था, या फिर उसे अपनी असली पहचान छुपाकर गुमनामी बाबा की तरह मजबूरी रहना पड़ रहा था। कि गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी कोई और नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस ही थे। बल्कि कई लोग ये भी मानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, बल्कि उन्हें रशिया यानी कि उस टाइम के सोवियत यूनियन ने बंदी बना लिया था। तो आखिरकार क्या था सच नेताजी सुभाष चंद्र की मौत के पीछे, और क्यों आज भी लोग उनकी मौत पर डिबेट करते हैं और अलग अलग कंस्पिरेसी थ्योरीज उठती रहती हैं उनकी मौत को लेकर। तो आखिरकार क्या था असली सच, जानेंगे इस वीडियो में। 2 सितंबर 1945 जापान में 2 एटॉमिक बॉम्ब से हमले के बाद जापानीज गवर्नमेंट फाइनली सरेंडर कर देती है। मगर इस खबर का सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि जापान के डायरेक्ट सपोर्ट की वजह से ही नेताजी भारत में आजाद हिंद फौज को खड़ा कर पाए थे, जिसने काफी अहम रोल प्ले भी किया था ब्रिटिश के खिलाफ फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। क्योंकि नेताजी एक कम्युनिस्ट सोच रखते थे और उनके हिसाब से आर्म्ड स्ट्रगल ही एक तरीका है ब्रिटिशर्स को हमारे देश से भगाने के लिए। मगर अब नेताजी ये भी समझ चुके थे कि जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर कर लिया है, इसलिए अब उनको अपने फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाने के लिए फंडिंग जापान से नहीं मिल सकती। इसलिए नेताजी की अब आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ सोवियत यूनियन ही बची थी, जो उसे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के लिए हेल्प कर सकती थी। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने करीबी साथी हबीबुर रहमान के साथ मंचूरिया जाने का फैसला करते हैं ताकि वो सोवियत यूनियन जा सके। इसलिए वो एक जापानीज बॉम्बर प्लेन पर सवार होते हैं। मगर 18 अगस्त के दिन जिस प्लेन में नेताजी और हबीबुर रहमान मौजूद थे, उसका लेफ्ट इंजन एक्सप्लोड कर जाता है और प्लेन क्रैश कर जाता है, जिसकी वजह से प्लेन में बैठे पायलट और को पायलट की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, और वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हबीबुर रहमान घायल हो जाते हैं, जिसमें से नेताजी की हालत हद से ज्यादा क्रिटिकल थी और उन्हें जापान के नैनमोन मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया जाता है। मगर वहां के डॉक्टर उनकी जान बचाने में नाकामयाब होते हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो जाती है, जिसके बाद उनके साथी हबीबुर रहमान की मौजूदगी में ही नेताजी का क्रेमेशन किया जाता है और उनकी अस्थियों को टोक्यो के रेनकोजी टेम्पल में भेज दिया जाता है, जो आज तक वहां मौजूद भी है। इसके बाद ये खबर पूरे भारत भर में आग की तरह फैल उठती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब हमारे बीच नहीं रहे। मगर इस खबर के लगने के बाद भी यहाँ तक कि गांधी जी भी ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि नेताजी मर चुके हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र हमेशा से ही भेष बदलने में माहिर थे और उन्होंने ऐसा कई बार करके ब्रिटिशर्स को बेवकूफ बनाया हुआ था। इसके अलावा उनकी मौत के बाद उनकी डेथ को लेकर लोगों के बीच कई कंस्पिरेसीज और कंट्रोवर्सीज उठने लगती हैं, क्योंकि उनकी मौत का इकलौता विटनेस उनका करीबी साथी हबीबुर रहमान थे। इसलिए लोग ये मानते हैं कि नेताजी भेष बदलकर सोवियत यूनियन चले गए हैं ताकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्टालिन से सपोर्ट मांग सके, और उन्होंने अपने ही मौत का प्लान बनाया ताकि लोग ये सोचें कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि सुभाष चंद्र बोस सच में मर चुके थे, इसका असली जवाब तो सरकार के पास भी नहीं था, क्योंकि उनकी मौत के बाद जो कंस्पिरेसी थ्योरीज उठ रही थी वो सच में काफी ज्यादा रियलिस्टिक थी, जिसमें से सबसे पहली थ्योरी थी कि सुभाष चंद्र बोस का प्लेन एक्चुअली में कभी क्रैश किया ही नहीं था, क्योंकि जापान और ताइवान किसी के भी रिकॉर्ड्स में या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कोई जिक्र ही नहीं था कि 18 अगस्त 1945 के दिन ताइहाकू शहर में कोई प्लेन क्रैश किया था। क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो कहीं न कहीं इसकी ऑफिशियल रिपोर्टिंग तो जरूर हुई होती। और साल 1999 से 2005 के बीच चली मुखर्जी कमीशन भी इस कंस्पिरेसी को सच मानती है कि उस दिन ताइहाकू नाम की जगह पर कोई एयरप्लेन क्रैश किया ही नहीं था। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक प्लेन क्रैश में मर चुके हैं? इसके अलावा अगर सच में नेताजी मर चुके तो उनकी बॉडी को बिना ही पोस्टमार्टम किए या फिर उनकी डेड बॉडी का कोई भी फोटोग्राफ लिए क्यों क्रिमेट कर दिया गया था? इसके अलावा हॉस्पिटल तक ने कोई डेथ सर्टिफिकेट इश्यू क्यों नहीं किया? 1950s के पीरियड में जाकर लोगों के बीच ये रूमर्स उठ रही थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि वो आश्रम में एक साधु के भेष में रहते हैं, जिन्हें लोग गुमनामी बाबा के नाम से बुलाते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लोग ये तक क्लेम करने लगे थे कि गुमनामी बाबा के पास से नेताजी की फैमिली की फोटोज तक मिली हैं, मगर जानबूझकर वो एक बाबा की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। गुमनामी बाबा के आखिरी बक्से से नेताजी के परिवार के करीबी रिश्तेदारों की तस्वीरें मिली हैं। इसके अलावा सबसे हैरानी की बात तो ये होती है जब कई साल बाद एक अमेरिकन हैंडराइटिंग एक्सपर्ट कार्ल बैगेट
नेताजी और गुमनामी बाबा की हैंड राइटिंग नोट्स की स्टडी करते हैं और अपने एनालिसिस के बाद ये क्लेम करते हैं कि दोनों की हैंड राइटिंग मैच कर चुकी है। मगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमनामी बाबा होने की थ्योरी इस ग्राउंड पर जाकर डिबंक हो पाती है, क्योंकि इतिहास में लोगों ने किसी एक इंसान को गुमनामी बाबा होने का क्लेम नहीं किया था, बल्कि अलग अलग लोगों को गुमनामी बाबा बताया गया था। जैसे कि साल 1959 में लोगों ने वेस्ट बंगाल के एक बाबा को गुमनामी बाबा बताया था, तो वहीं कुछ लोगों ने मध्य प्रदेश के एक बाबा को नेताजी होने का क्लेम किया गया। वहीं मथुरा के एक बाबा जय गुरुदेव ने तो खुद ही अपने आप को नेताजी सुभाष चंद्र होने का क्लेम करके अपनी काफी बड़ी कल्ट फॉलोइंग बनाई थी, जिसे वो स्वाधीन भारत सुभाष सेना के नाम से बुलाते थे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी कई दर्जन भर बाबा थे जिनके नेताजी होने के बड़े बड़े दावे किए गए थे, जिसकी वजह से ये बात तो तय थी कि कोई भी एक बाबा था ही नहीं जिसकी ये पुष्टि करी जा सके कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इसके अलावा साल 1985 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले एक गुमनामी बाबा, जिनके सबसे ज्यादा चांसेस बताए गए थे नेताजी होने के, उनकी मौत होती है। और हैरानी की बात तो ये थी कि उनके पास से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चश्मा और दूसरे INA से जुड़े डॉक्यूमेंट बरामद किए गए थे। इसलिए सरकार ने इसकी पुष्टि करने के लिए गुमनामी बाबा के टीथ सैंपल पर उनका DNA टेस्ट करने का फैसला किया था, ताकि उनके सैंपल्स को सुभाष चंद्र बोस के रिलेटिव्स के DNA से मैच किया जा सके। लेकिन DNA टेस्ट की रिपोर्ट काफी हैरान करने वाली थी, क्योंकि गुमनामी बाबा का DNA टेस्ट मैच ही नहीं होता है। लेकिन लोग ये सवाल उठाने लगते हैं कि DNA टेस्ट करने के लिए ना तो सही प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया गया था, बल्कि सुभाष चंद्र बोस की मौत को प्रूफ करने के लिए एक बाबा के DNA से मैच क्यों कराया जा रहा था। बल्कि अगर उनकी मौत को सच में प्रूफ करना ही था तो रिलेटिव्स का DNA को एक बार भी जापान में रखे हुए नेताजी की अस्थियों से क्यों नहीं मैच कराया गया, जिसमें मुखर्जी कमीशन ने अपने जवाब में ये लिखा कि रैनकोजी टेम्पल में उन्हें नेताजी की अस्थियों के सैंपल देने से इनकार कर दिया था। मगर एक्चुअली में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जब जापान की गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि टेम्पल अथॉरिटी को कोई भी दिक्कत नहीं है इंडिया को नेताजी की अस्थियां हैंड ओवर करने में, जिसका ये मतलब तो साफ था कि सरकार ने खुद ही कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं थी नेताजी की एशेस पर DNA टेस्ट करने के लिए। यानी कि जो कमीशन ये प्रूफ करने के लिए ही बना था कि गुमनामी बाबा के DNA से ये प्रूफ करा जा सके कि सुभाष चंद्र बोस उस प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे, वो कमीशन खुद ही अपनी गलतियों की वजह से कंस्पिरेसी थ्योरी बनकर ही रह गया। इसके अलावा एक और कंस्पिरेसी थ्योरी सुभाष चंद्र बोस को लेकर काफी ज्यादा मशहूर है कि जवाहरलाल नेहरू जानते थे कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा है, मगर उन्होंने उनकी मौत को कवर अप करने की कोशिश करी थी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी पूरे इंडिया में काफी ज्यादा थी और अगर नेताजी इंडिया लौटते तो नेहरू जी की प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पर खतरा हो सकता था। और इस क्लेम को प्रूव करने के लिए अक्सर लोग एक लेटर का हवाला देते हैं जो पंडित नेहरू ने ब्रिटिशर्स को लिखा था, जिसमें उन्होंने नेताजी को एक वॉर क्रिमिनल के नाम से बुलाया था। मगर कई हिस्टोरियंस और यहाँ तक कि कई फैक्ट चेकर्स भी हाल ही में वायरल हुए इस लेटर को ऑथेंटिक नहीं मानते। इसके अलावा ब्रिटिशर्स को लिखा गया ये लेटर का कोई एक्चुअल रिकॉर्ड ही नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि सच में नेहरू जी ने ब्रिटिशर्स को इस किस्म का कोई लेटर लिखा था। इसके अलावा फेमस फैक्ट चेकर ऑल्ट न्यूज ने तो अपनी रिसर्च में इस क्लेम को कई ग्राउंड से फेक साबित किया है, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। लेकिन इतने सालों की रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के बाद भी आज भी ये राज इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे और क्या वो इस प्लेन क्रैश में बच गए थे या नहीं। इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। मगर एक बात तो सच है कि भारत के एक वीर जवान, एक देशभक्ति कहानी गुमनामी में खो चुकी है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टोरी दुनिया तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।